हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है टाइम ऑफ सप्लाई। अब गाइज हमने अभी तक देख लिया कि भाई सप्लाई क्या होती है, हमने ये भी देखा कि सप्लाई की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करने वाले हैं। अब हम ये सीखने वाले हैं कि जो भी वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे उस पर जो टैक्स लगने वाला है वो किस टाइम पे, किस मोमेंट पे उस चीज को टैक्सेबल माना जाएगा, यानी कि उस पर रेट क्या लगने वाला है। क्योंकि क्या होता है कि पूरे साल भर में रेट वेरी करते रहते हैं, ठीक है। कभी उसका रेट 18% है, कभी 10% है, कभी 12% है। तो हमें यह देखना जरूरी है टाइम ऑफ सप्लाई के लिए कि वो किस रेट के ब्रैकेट में फॉल कर रहा है, कौन सा रेट उसके ऊपर लगाया जाए, ठीक है। तो गाइस उसके लिए चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। मैं आपको थोड़ा सा इसको ब्रीफली समझाता हूं कि किन किन चीजों का हमें ध्यान में रखना है। तो भाई हमारे पास तीन चीजें ऐसी आपके सामने आने वाली है, ठीक है। सबसे पहले तो हम यहां पर देखने वाले हैं कि इनवॉइस कब रेज किया गया है, ठीक है। ये बहुत ही रेलिवेंट चीज होने वाली है डिटर्मिनेशन ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई के लिए। दूसरी चीज हम देखने वाले हैं कि गुड्स डिलीवर कब हुए हैं, गुड्स की डिलीवरी, और अगर यही कंप्लीशन की बात करूं तो उसको बोलते हैं प्रोविजन ऑफ सर्विस, सर्विस के केस के अंदर, ठीक है। तो प्रोविजन ऑफ सर्विस, ये चीजें देखनी होगी हमें, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखना है, एक थर्ड फैक्टर जो हमारे पास आएगा जिसको कंसीडर करेंगे हम, वो आने वाला है हमारे पास पेमेंट का। अब पेमेंट कैसे निकलेगी कि भाई किस दिन आपके पास अकाउंट में पैसे एक्चुअल में रिसीव हुए या किस दिन आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर उसको डाला, विच एवर इज अर्लियर, तो वो आपकी डेट ऑफ पेमेंट बन जाएगी, विच एवर इज अर्लियर। तो इन तीन चीजों को हम यूज करके टाइम ऑफ सप्लाई को डिटरमाइन करने वाले हैं। अब दोनों केसेस के अंदर अलग अलग होने वाला है। गुड्स के केस में भी अगर मैं गुड्स की बात करूं तो उसका भी डिटर्मिनेशन अलग होगा, सर्विसेज का डिटर्मिनेशन एक तरीका अलग होगा, ठीक है। इन दोनों में भी फर्दर बाइफर्केशंस हैं। गुड्स के केस के अंदर फॉरवर्ड चार्ज में अलग होगा, फॉरवर्ड चार्ज को हम देखेंगे और रिवर्स चार्ज को हम देखेंगे। सेम मैनर में सर्विसेज के केस के अंदर भी हमारे पास आ जाएगा फॉरवर्ड चार्ज एंड रिवर्स चार्ज। अब इन सारी चीजों को कंसीडर करने के बाद, इन हर चीज को देखने के बाद आपको बेसिकली समझ में आ रहा है कि जब आप क्वेश्चन एग्जाम में देखेंगे तो आपको ये सारे के सारे फिल्टर्स लगाने होंगे। आपको ये देखना होगा सबसे पहले कि वो गुड्स है या सर्विस है, ठीक है। गुड्स देख लिया, अब आपको ये देखना है कि ये फॉरवर्ड चार्ज पे बन रहा है या फिर रिवर्स चार्ज पे बन रहा है। उसी के बेसिस पे आप फर्दर डिटरमाइन कर पाएंगे कि किस चीज को मैं अपना रेट ऑफ सप्लाई लूं, इस चीज के अंदर भी और इन दोनों चीजों के अंदर। तो ये यहां पर आपका दिमाग इस तरीके से दौड़ना चाहिए, तो आपको ये स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो बेसिकली जैसे ही आपको टाइम ऑफ सप्लाई का क्वेश्चन नजर आए तो आपके दिमाग में पहले बात तो ये तीन फिगर्स उठा लेना, ठीक है, कि भाई इनवॉइस की डेट क्या दिख रही है सामने, गुड्स की डिलीवरी या प्रोविजन ऑफ सर्विस का क्या टाइम दिख रहा है, और पेमेंट से रिगार्डिंग क्या बात हो रही है, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि वो सर्विस है या गुड्स है, और फिर हम देखेंगे कि वो फॉरवर्ड चार्ज है या रिवर्स चार्ज है, और इस मैनर में हम उस क्वेश्चन को कंक्लूड करने वाले हैं। तो चलिए अब ये स्ट्रक्चर देखने के बाद मैं आपको प्रोसीड करवाता हूं, हम आगे डिस्कस करते हैं कि भाई चैप्टर के अंदर चीजें है क्या क्या। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जैसा कि मैंने आपसे पहला पॉइंट हमने डिस्कस किया था वो क्या था, इनवॉइस का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनवॉइस को ही देख लेते हैं। इनवॉइस के अंदर क्या होगा, टाइम ऑफ रेजिंग ऑफ इनवॉइस, ये हमारे पास क्या होने वाला है। तो गाइज ये यहां पर हमारे पास बनता है गुड्स के केस के अंदर, जैसे कि मैंने आपको बताया दोनों केसेस में चीजें दोनों में अलग होने वाली हैं, ठीक है। अब इनवॉइस का क्या डेट होने वाली है कि देखो गुड्स जो होते हैं ना आपके पास होते हैं दो टाइप के, ठीक है। एक टाइप तो आपके पास ये होगी, एक टाइप आपके पास ये होगी जो होंगे कि आपको डिलीवरी करनी है उनकी, ठीक है। और दूसरी टाइप ये होने वाली है कि आप उनको पिकअप करने वाले हैं, ठीक है, यानी कि आपको वो चीज अवेलेबल करा दी जाएगी। अब दोनों केसेस के अंदर अलग चीज होगी। अगर बात करें हम उन केसेस की जिसमें गुड्स को डिलीवर किया जाना है, ठीक है, तो रिमूवल ऑफ गुड्स फॉर द सप्लायर टू द रिसिपिएंट विद द सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स। मूवमेंट ऑफ गुड्स का मतलब क्या है, डिलीवरी हो रही है उन गुड्स की, ठीक है, आप उनको वहां तक ले जाके दे रहे हैं उसको। तो जहां पर ये मूवमेंट इन्वॉल्व्ड है तो उस टाइम तक कि जब आप रिमूव कर रहे हैं तब इनवॉइस इशू कर दीजिए, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अगर आपका या फिर डिलीवरी ऑफ गुड्स फॉर मेकिंग अवेलेबल देयर ऑफ टू द रिसिपिएंट इन एनी अदर केस। दूसरा केस आपको जो मैंने बताया पिकअप वाला, जिसके अंदर अवेलेबल आपको करा दिया जाए, तो उस चीज को जिस दिन आप कस्टमर को अपने गुड्स अवेलेबल करा रहे हैं उस दिन का टाइम आपको दिया जाता है, वो आपका दिन बनेगा। इनवॉइस आपको तब तक का रेज कर देना है। नाउ द क्वेश्चन इज कि क्या इस पर कोई पेनल्टी होगी अगर आप इनवॉइस टाइम पे रेज नहीं करते हैं। तो गाइज यहां आपको ये बात ध्यान में रखनी है, कोई पेनल्टी यहां पर नहीं दी गई है। ये जो टाइम लिमिट आपके सामने रखी जा रही है ये एक तरह से
एक फाइनल डेट दी जा रही है कि इस टाइम तक यू आर सपोज टू इशू द इनवॉइस। आप नहीं कर रहे हो कोई बात नहीं, लेकिन अगर मान लो हम जब हम टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करेंगे, उसके अंदर जब हम तीनों चीजों को कंपेयर करेंगे, पेमेंट को, इनवॉइस को और हमारी गुड्स की डिलीवरी को, तो उस केस के अंदर हम कौन सी डेट लेंगे? हम इनवॉइस की डेट लेंगे या फिर द लास्ट डेट ऑन विच इनवॉइस शुड हैव बीन इशूड, वो यहां पर निकाला जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम सर्विसेज के केस के अंदर। सर्विस के केस के अंदर जैसा कि मैंने बताया कि भाई गुड्स की जो डिलीवरी होती है, सर्विसेज का प्रोविजन होता है। तो जब प्रोविजन ऑफ सर्विस हो गया, सर्विस आपने डिलीवर कर दी, सर्विस आपने रेंडर कर दी है, तो उसके बाद 30 डेज के अंदर अंदर इनवॉइस रेज हो जाना चाहिए। अगर वो बैंकिंग कंपनी है तो 45 डेज के अंदर अंदर वो इनवॉइस आपका रेज हो जाना चाहिए। बैंकिंग या एनबीएफसीज या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं तो उस केस के अंदर। ठीक है, इस तरीके से यहां पर ये सब चीजें बनती है। तो हमने भाई सबसे पहले ये देख लिया कि इनवॉइस कब तक, मैक्सिमम कब तक आपको इनवॉइस रेज कर देना है। गुड्स के केस में अगर डिलीवरी वाली गुड्स हैं तो डिलीवरी आप जब उसको रिमूव कर रहे हैं अपने यहां से, और अगर पिकअप वाली चीजें हैं तो जब आपने वो चीजें अवेलेबल करा दी सामने वाले इंसान के लिए, उस टाइम तक आप उसको इनवॉइस को रेज कर दे। प्रोविजन ऑफ सर्विस हो गया है तो उसके 30 डेज के अंदर, अगर बैंकिंग कंपनी है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है तो 45 डेज के अंदर अंदर। तो भाई पहला पॉइंट हमने कवर कर लिया। इस बात को आपको आगे फर्दर जो भी चीज हम डिस्कस करेंगे उसमें आपको ये सब चीजें याद रखनी है। चलिए इसको देखते हैं हम आगे। गुड्स की बात करें, जो सेक्शन 12 में बात हो रही है, अब हम सिर्फ और सिर्फ गुड्स को देख रहे हैं। आप सर्विसेज को भूल जाएं, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ यहां पर डिस्कशन जो भी हो रहा है गुड्स का हो रहा है। पहले हम बात करेंगे फॉरवर्ड चार्ज की, फिर हम बात करेंगे रिवर्स चार्ज की। तो बेसिकली क्या है, देखो बहुत ईजी है आपके लिए, बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये देखना है विच एवर इज अर्लियर। अब जब आपको मैंने जो पहले चीजें बताई है, जो मैंने आपको वो पहले 3 चीजों की आपको लिस्ट दी थी, उन्हीं चीजों को उठाओ, यहां रखो, विच एवर इज अर्लियर। तीनों में से जो भी चीज सबसे पहले फॉल कर रही है उस डेट को हम टाइम ऑफ सप्लाई मान लेंगे। अब देखिए यहां पर कैसे दिया हुआ है, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, ठीक है, और डेट ऑन विच इनवॉइस इज रिक्वायर्ड टू बी इशूड, जो कि हमने बात की सेक्शन नंबर 31 में। ये सेक्शन नंबर 31 है बाय द वे, ठीक है। तो जो इनवॉइस जिस डेट पे हो जाना चाहिए था, या फिर द डेट ऑन विच सप्लायर रिसीव्स द पेमेंट। अब वो कौन सी डेट होगी, या तो एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, या फिर जब उसके अकाउंट में वो पैसे क्रेडिट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये चीजें यहां पर कंपेयर करनी है। तो बेसिकली सारी डेट उठा लो, यहां पे भी देखो अर्लियर आ रहा है ना, तो आप एक काम करो, इसको अलग से पॉइंट ना मान के इनको 4 पॉइंट मान लो, 1 2 3 और 4। इन चारों में से जो चीज सबसे पहले हो रही है, विच एवर इज अर्लियर विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को यहां पर कंक्लूड कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम यहां पर रिवर्स चार्ज की, ठीक है। रिवर्स चार्ज के अंदर क्या पॉइंट आता है कि रिवर्स चार्ज के अंदर क्या होता है कि जो इंसान पैसे पे कर रहा है, ठीक है, वही इंसान क्या बोलते हैं, जो इंसान सर्विसेज ले रहा है, रेसिपिएंट जो है, जो सर्विसेज ले रहा है, जो पैसे दे रहा है, वही इंसान जीएसटी भी पे कर रहा है, ठीक है। तो उस केस के अंदर हम क्या करने वाले हैं, उस केस के अंदर उसको इनवॉइस मिलेगा, ठीक है, रेसिपिएंट को। तो अब वो जो इनवॉइस उसको मिलेगा उस पर 31st डे तक का उसको टाइम दिया जाएगा कि भाई उस चीज को तू प्रोसेस कर, ठीक है। क्योंकि देखो सारे काम उसी को करने हैं, पेमेंट भी उसी को करनी है, जीएसटी कलेक्ट भी उसी को करना है, और जीएसटी डिपॉजिट भी उसी को कराना है, ठीक है। तो इनवॉइस रेज करने के बाद 31st डे यहां पर लेके चलेंगे, ठीक है। तो इनवॉइस की जो, जब अगर गुड्स वाले नॉर्मल फॉर्मेट चार्ज से कंपेयर करें तो इनवॉइस वाला पॉइंट यहां से हट गया, ठीक है। इनवॉइस वाले दोनों पॉइंट यहां से हट गए। अब हमारे पास बचता है इनवॉइस का, उसको रिप्लेस करके क्या आ गया है, 31st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर, ठीक है। उसके बाद दो ही चीजों को कंपेयर करना बच जाता है। क्या क्या चीजें जो यहां पर थी, उन्हीं 2 चीजों को, कि डेट ऑन विच द पेमेंट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, या फिर द डेट ऑन विच द पेमेंट इज रिसीव्ड इन द बैंक अकाउंट, विच एवर इज अर्लियर। तो यहां पर इन तीनों चीजों के बीच में कंपेरिजन बनता है। अगर मैं बात करूं, यहां पर छोटा सा पॉइंट है एडवांस टैक्स की। एडवांस टैक्स अगर आपको अगर आप एडवांस ले रहे हैं किसी सप्लाई से रिलेटेड, तो उस एडवांस के लिए आपको कोई टैक्स उस टाइम पे करना नहीं है, तो उसका टाइम ऑफ सप्लाई का कोई भी पॉइंट नहीं बनता। एक्चुअल में जब आप उसको गुड्स को या डिलीवर कर रहे होंगे, या फिर आप उन सर्विसेज को कर चुके होंगे, वहां पर पॉइंट ऑफ टाइम पे उसका सप्लाई बनेगा और वहां पर उस चीज को पे किया जाएगा, जीएसटी को। ओके, अब हम बात करते हैं होनली एंड एक्सक्लूसिवली सर्विसेज की। पहले रिवर्स चार्ज देखेंगे, उसके बाद हम नॉर्मल देखेंगे, या चलो पहले नॉर्मल देखते हैं, फॉरवर्ड चार्ज देखते हैं पहले। तो भाई अभी तक की कहानी आपको अच्छे से समझ में आई। हमने इनवॉइस को डिस्कस कर लिया कि इनवॉइस कब तक रेज हो जाना चाहिए। हमने देखा गुड्स के केस के अंदर नॉर्मल सी बात है, सीधा उन तीनों चीजों को उठाओ और कंपेयर कर लो फॉरवर्ड चार्ज में। अगर रिवर्स चार्ज की बात करें तो इनवॉइस वाली चीजों को हटा दो, इनवॉइस की जगह पे हम किस किस को कंपेयर करेंगे, हम कंपेयर करने वाले हैं 31st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस। उसका रीजन भी आपको हमने बता दिया है कि भाई सारे काम वही इंसान कर रहा है, तो उसको एक ग्रेस पीरियड दिया जा रहा है यहाँ पर, ठीक है।
उसके बाद पेमेंट रिसीव्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, या फिर पेमेंट रिसीव्ड एंटर्ड इनटू द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, या फिर पेमेंट एक्चुअली रिसीव्ड इन द बैंक अकाउंट। इन तीनों चीजों को उठाएंगे, कंपेयर करेंगे, विचएवर इज अर्लियर होगा उसको टाइम ऑफ सप्लाई बना देंगे। प्रीटी सिंपल, कुछ नहीं है इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास कि फॉरवर्ड चार्ज के केस के अंदर क्या होने वाला है। अगर यहां पर हम बात करें सर्विसेज की, तो भाई सर्विस के अंदर हमारे पास पहले तो अगर आप देखते हैं, पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछता हूं कि क्या आपने इनवॉइस सेक्शन 31 यानी कि 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस के अंदर आपने इनवॉइस रेज कर दिया। देखा यहां पर ये इंपॉर्टेंस आई ना इसकी भी इंपॉर्टेंस हमने यहां पर देख ली, इसकी इंपॉर्टेंस भी हम यहां पर देख रहे हैं। तो पहले ये चीजों को समझाना बहुत जरूरी था। अब हम देखते हैं सबसे पहले कि भाई अगर आपने इनवॉइस इशू कर दिया है सेक्शन 31 के अंडर, यस आपका जवाब हाँ है, तो क्या चीजें करेंगे। तो भाई सीधी सी बात है, जो हमने गुड्स के केस में किया था सेम चीज आ जाएगी, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, क्योंकि आपका टाइम से इशू हो रखा है, डेट ऑन विच पेमेंट रिकॉर्डेड इन द बैंक अकाउंट, डेट ऑन विच पेमेंट इज क्रेडिटेड टू द सप्लायर्स बैंक अकाउंट। इन तीनों में से विच एवर इज अर्लियर वो चीज आपकी बन जाएगी टाइम ऑफ सप्लाई। अब अगर आपका जवाब था ना, आपने इनवॉइस टाइम पे इशू नहीं किया, तो हम क्या लेंगे कि भाई जिस दिन वो इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए था, इन डेट ऑफ इनवॉइस रिप्लेस होकर वो वाली XYZ डेट यहां पर आ जाएगी, ठीक है। और फिर उसके बेसिस पे विच एवर इज अर्लियर लेके हम टाइम ऑफ सप्लाई कंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। तो ये भी बहुत आसान था चैप्टर, ओवरऑल बहुत आसान है। थोड़ा सा कंफ्यूजन एग्जाम में एकदम से पजल हो जाते हैं तो हो जाती है, बट हाँ ये आप इस वीडियो को आराम से देखें, उसके बाद क्वेश्चन सोल्व करें, बहुत इजीली मैं दावे के साथ कहता हूं आपके क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सर्विसेज इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज। अब क्या हो रहा है, अगर ये पॉसिबल, सॉरी यहां से स्टार्ट करते हैं। रिवर्स चार्ज के केस के अंदर क्या लेंगे हम, डेट ऑफ पेमेंट, कि किस दिन आप पे कर रहे हो, क्योंकि भाई जो आप सर्विस रिसीव कर रहे हो आपके लिए पेमेंट रेलिवेंट चीज है ना, तो आप पेमेंट कर रहे हो, तो पेमेंट कर रहे हो तो उसका डेट ऑफ पेमेंट, या फिर डेट इमीडिएटली फॉलोइंग 60 डेज। अब देखो यहां पर हमने देखा था 31 डेज, ठीक है। यहां पर सर्विसेज के केस के अंदर कुछ टाइम एक्स्ट्रा दिया जा रहा है, उसको डबल किया जा रहा है। सॉरी 31 डेज नहीं थे यहां पे, 31st डे लिया था, तो बेसिकली यहां भी आपको 30 डेज ही मिले थे, वो 31st डे को इनवॉइस कंसीडर किया गया था। तो भाई डेट इमीडिएटली फॉलोइंग 60 डेज कौन सा हुआ, 61st डे। तो बेसिकली क्या हो रहा है यहां पर, जो गुड्स के केस में हमने देखा उसी को डबल कर दो, ठीक है। डेट ऑफ पेमेंट हमने ऊपर देखा ही था, डेट ऑफ पेमेंट कौन सी होती है, ठीक है, वो दोनों केसेस के अंदर डेट ऑफ एंट्रिंग इनटू द बुक्स ऑफ अकाउंट्स या फिर डेट ऑफ क्रेडिटिंग इनटू द बैंक अकाउंट, ठीक है, दोनों में से विच एवर इज अर्लियर। तो सबसे पहले यहाँ पर रिवर्स चार्ज में डेट ऑफ पेमेंट उठा लो, उसका 60th डे फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस उठा लो, उन दोनों में से विच एवर इज अर्लियर कर दो, बात खत्म, क्वेश्चन खत्म आपका। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अगर ये पॉसिबल नहीं है कि आप टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमाइन कर पाए इन सारे तरीकों को यूज करके, तो उस केस के अंदर क्या होने वाला है, तो उस केस के अंदर टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा कि जिस दिन आप एंट्री कर रहे हैं उस सर्विस की अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर, उस चीज को टाइम ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा, अगर इन सारे तरीकों से आप डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हैं तो इस केस के अंदर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। एक छोटा सा पॉइंट है कि अगर आप इंपोर्ट कर रहे हैं सर्विसेज को बिटवीन एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस, तो वहां पर क्या लेने वाले हैं, एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस क्या बन गई, आपकी रेटेड पार्टी बन गई। रेटेड पार्टी के अंदर थोड़ी प्रोविजन हमेशा से अलग रहे हैं, पूरे जीएसटी के अंदर ऑल अराउंड जीएसटी यही चीजें हमने देखी है शुरू से लेकर अब तक। तो भाई उस केस में क्या होगा, डेट ऑफ पेमेंट ऑफ सर्विस, डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स विच एवर इज अर्लियर यहां पर लेके चलेंगे। प्रीटी सिंपल, बहुत आसान हो जाती है चीजें। तो भाई देखो हमने सारी चीज देख ली, हमने देख लिया इनवॉइस कब तक रेज हो जाना चाहिए, उसकी इंपॉर्टेंस आगे क्या क्या चीजों में आई वो भी हमने देख ली। गुड्स का हमने देखा, फॉरवर्ड चार्ज, रिवर्स चार्ज, बस फॉरवर्ड चार्ज के अंदर गुड्स और सर्विसेज में एक ही फर्क है, 31st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस लेने वाले हैं, और सर्विस के केस के अंदर 61st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस लेने वाले हैं। बाकी भाई जो भी तुम्हें दिख रहा है उठाओ, विच एवर इज अर्लियर लो और उसका टाइम ऑफ सप्लाई निकाल दो। बहुत आसान है ये पॉइंट, ठीक है। कुछ एडिशनल चीजें हैं, ये आपको मैंने एडवांस वाला पॉइंट बताया गया कि आप एडवांस में अगर जीएसटी एडवांस में पेमेंट ले रहे हैं तो उस केस के अंदर जीएसटी अलग से नहीं लगेगा उस चीज के ऊपर। अब यहां पर एक पॉइंट आता है कि अगर आप मान लो आपकी एक्सेस पेमेंट आ रही है वो 1000 रुपए तक की आ रही है, तो उसमें आप इनवॉइस की डेट ले सकते हैं एज अ टाइम ऑफ सप्लाई, वहां पर आपको ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस में जाने की जरूरत नहीं, छोटी मोटी अमाउंट है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ वाउचर्स एक्सचेंजेबल फॉर गुड्स। अब इस केस में क्या होगा, आपके पास दो सर्कमस्टांस आएंगे। पहली चीज आपके पास ये आने वाली है कि भाई जो आप गुड्स से एक्सचेंज कर रहे हैं वो आपको पहले से पता है, यानी कि अगर मान लो आपको कोई वाउचर दिया है उसके अंदर ऑलरेडी लिखा हुआ है कि आपको उस वाउचर के बदले में जब भी आप आओगे एक रिमोट मिलेगा ये वाला, ठीक है। तो आप ऑब्वियस ही बात है ना, उसके बेसिस पे कंपनी क्या करती है, रेट ऑफ टैक्स डिफाइन कर सकती है एट दैट मोमेंट। वाउचर का भी एक लिमिटेड टाइम होता है ना कि भाई 3 महीने के अंदर आपको रिडीम करना है, तो एक आपको उस टाइम स्पैन में चीजें पता होंगी। लेकिन अगर मान लो आपको गुड्स नहीं पता, आप डिटरमाइन नहीं कर सकते, तो उस केस के अंदर क्या होने वाला है कि भाई जिस दिन वो सामने वाला इंसान वाउचर लेके मेरे पास आएगा और XYZ चीज रिमोट की जगह पे ये
छोटा सा हब वहां से उठा के लेके जाएगा, तो तब मैं डिटरमाइन कर पाऊंगा कि भाई उसने क्या चीज खरीदी है, उस पर किस चीज से रेट लगाना है। तो यहां पर क्या होने वाला है, अगर मान लो वाउचर देते समय आपने उसको बता रखा है कि आपको एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट मिलेगा, आइडेंटिफाइबल है वो प्रोडक्ट, तो उस केस के अंदर जिस दिन आप वाउचर दे रहे हो उसी को टाइम ऑफ सप्लाई मान लो। लेकिन अगर ये नहीं पता कि आप उसको एक्चुअल में क्या देने वाले हो, तो जिस दिन वो रिडीम कराएगा, जिस दिन वो वाउचर लेके आपके पास आएगा, बदले में कुछ भी XYZ चीज उठा के लेके जाएगा, उस दिन को टाइम ऑफ सप्लाई यहां पर मान के चलेंगे। बहुत आसान था। नेक्स्ट पॉइंट आता है टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। अगर मान लो जिसको जो कंटिन्यूस है, ठीक है, कंटिन्यूस सर्विसेज के अंदर, तो भाई अगर उस केस के अंदर वेयर इन कंटिन्यूस सर्विस, तो उस केस के अंदर अगर मान लो पीरियोडिकल रिटर्न अगर रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड है, तो ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ सच रिटर्न, और अदर केसेस के अंदर जिस दिन आप एक्चुअल में पेमेंट ऑफ टैक्स कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट में लास्ट पॉइंट आता है टाइम ऑफ सप्लाई फॉर एडिशन इन वैल्यू बाय वे ऑफ इंटरेस्ट, लेट फीस, पेनल्टी। अब देखो बिल के अंदर आपका, इनवॉइस के अंदर आपके कुछ टर्म्स एंड कंडीशन इस टाइप के हो सकते हैं कि भाई आपने विद इन कुछ टाइम पैसा नहीं दिया तो आपको पेनल्टी लगेगी या इंटरेस्ट चार्ज हो जाएगा। तो भाई इस केस के अंदर क्या होगा कि जो डेट ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई होगी, वो उस दिन की होगी जिस दिन वो पर्टिकुलर इंटरेस्ट, लेट फीस या पेनल्टी रिसीव करेगा, उस दिन की उसको टाइम ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अगर मान लो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर मान लो आपका फ्यूचर में आपने जैसे मान लो इस पर्टिकुलर टाइम पे आपने यहां पर आपने सप्लाई की, ठीक है, और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपका रेट हो गया चेंज, ठीक है। अब इस केस के अंदर क्या होने वाला है, हम यहां पर सिंपल सी बात है ये देखेंगे। देखो वही 3 चीजें उठा के लाता हूं, ठीक है। इशुएंस ऑफ इनवॉइस, सप्लाई ऑफ गुड्स, रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, ठीक है। इन तीनों में से जो भी 2 चीजें एक तरफ फॉल कर गई ना, उस टाइम को मान लो, इसको मानते हैं ओल्ड रेट, इसको मानते हैं न्यू रेट, ठीक है। अगर मान लो डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और सप्लाई, ये दोनों चीजें इस तरफ आ गई तो ओल्ड रेट लगा देंगे, ठीक है। अब अगर ये दोनों चीजें उठ के इस तरफ आ गई, तो इस केस के अंदर हम न्यू रेट से उसको टैक्स कर देंगे, ठीक है। ये बहुत ही आसान है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब एक पॉइंट छोटा सा इसमें एडिशनल दिया हुआ है, ये क्या कहता है कि अगर डेट ऑफ क्रेडिटिंग ऑफ द पेमेंट इन द बैंक अकाउंट टू बी द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, तो उस केस के अंदर क्या होगा, जो देखो हम यहाँ पर लास्ट टाइम शुरू से हम बात करते आए हैं, हमने ये चीज देखी है कि 2 चीजों को हम हमेशा लेते हैं। क्या चीज? डेट ऑफ क्रेडिटिंग इन द बैंक अकाउंट, डेट ऑफ क्रेडिटिंग इन बैंक अकाउंट, या फिर डेट ऑफ एंटरिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, डेट ऑफ एंटरिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अब क्या हो रहा है कि अगर मान लो अगर जो बैंक में जो पैसे कट रहे हैं, ठीक है, वो कट रहे हैं 4 वर्किंग डेज के बाद, यानी कि आपने जो एंट्री करी है उसकी, उस एंट्री के करने के 4 दिन बाद, 4 डेज के बाद अगर बैंक में पैसे क्रेडिट हुए, तो उस केस के अंदर हम इस एंट्री वाली चीज को नहीं देखेंगे, हम सिर्फ सीधा सीधा कौन सा टाइम देखेंगे, हम टाइम उठाएंगे वहां पर जिस दिन वो पैसे अकाउंट में क्रेडिट हुए, उस चीज को लेके चलेंगे। तो यहां पर रिसिप्ट ऑफ पेमेंट वाले सिचुएशन के अंदर सीधा सीधा आ जाएगा हमारा एक ही पॉइंट, जो कि होगा कि बैंक में कब क्रेडिट हो रहे हैं, अगर 4 वर्किंग डेज के बाद अगर ये चीज हो रही है पेमेंट करने के बाद, ठीक है। तो ये बस एक एडिशनल पॉइंट है जिसको आपको ध्यान रखना है, बाकी सब यही है। बहुत ही सिंपल चैप्टर था, बहुत ही छोटा चैप्टर था, देखिए 2 पेज के अंदर अच्छे से कंक्लूड हो गया है। तो गाइज आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।